बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आ, ये एक कैपिटल गेंस के टॉपिक पे एक एग्जांपल है, जो भी हम डिस्कस करेंगे। इस एग्जांपल को के अंदर मुख्तलिफ सिनेरियोज दिए हुए हैं, जो कैपिटल गेंस से रिलेट करते हैं। और इन सारे सिनेरियोज को अगर हम एड्रेस कर लें तो हम सब्सटेंशली इस काबिल हो जाते हैं कि हम कैपिटल गेंस के किसी भी सिनेरियो को फिर एग्जाम सिचुएशन में एड्रेस कर सकें। सो एक एक करके हम इन सिचुएशंस को देखेंगे और साथ में देखते जाएंगे कि हमारे नोट्स में कहाँ पे इससे मुतल्लिक प्रोविजंस जो हैं वो मौजूद हैं। टैक्स लॉ की किसी भी क्वेश्चन को तैयार करते हुए ये चीज़ ध्यान में आपको रखनी चाहिए कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि प्रोविजन ऑफ लॉ क्या है जो एग्जामिनर पूछ रहा है। क्योंकि अ, आपको ये पता चलना कि मुझे फिगर कितनी कॉस्ट में शामिल करनी है या कंसिडरेशन कितना लेनी है, वो एक सेकेंडरी इंपॉर्टेंस रखता है। प्राइमरी इंपॉर्टेंस ये है कि आपको प्रूविंग ऑफ लॉ फौरन से समझ आए कि एग्जामिनर कौन सी प्रूविंग ऑफ लॉ एक्चुअली टेस्ट कर रहा है यहाँ पे। ठीक है। सो हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी जितनी भी टैक्स की कैलकुलेशन होगी वो 5 हेड्स ऑफ इनकम में हमारी इनकम जमा होगी सबसे पहले, और हम टैक्सेबल इनकम तक पहुंचेंगे और फिर उसके बाद हम अपनी टैक्स की कैलकुलेशंस बनाएंगे। अ, ये- चूंकि कैपिटल गेन्स के टॉपिक में दो सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम है, तो इसलिए हम अभी से ये करते हैं कि दो कॉलम्स बना लेते हैं। सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में जो हमारे सिक्योरिटीज़ के कैपिटल गेन्स हैं, और दूसरे नंबर पे जो इमूवेबल्स जो हैं उसके जो कैपिटल गेन्स हैं वो सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम होता है। तो इसलिए उसका हम कॉलम ही अलग कर लेते हैं, और बाकी जो हमारी नॉर्मल कैपिटल गेन्स होंगे, यानी वो कैपिटल गेन्स जो इन दो के अलावा हैं, वो हम इस कॉलम के अंदर लिख लेंगे। सो फर्स्ट सिचुएशन इज कि हारिस ने अपना जो एक प्लॉट ऑफ लैंड है उसको बेचना चाहा मिस्टर सुहेल को, और 50 मिलियन के ऊपर इसने डील की और एडवांस इसका लिया 5 मिलियन। लेकिन इनकी डील फाइनल इसलिए नहीं हो सकी क्योंकि जो ख़रीदार था वो टाइम पे पैसे नहीं लाया। तो ये जो डिपॉजिट था ये उसने फोर फीट कर लिया, यानी कि जब्त कर लिया। कौन सा डिपॉजिट? जो उसने ये एडवांस लिया था, बयाना कह लें आप इसको। सो ये जो 5 मिलियन है, इसका पहले तो आप टैक्स लॉ में आपको ट्रीटमेंट क्लियर होना चाहिए कि हमने ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि जो फोर फीटेड डिपॉजिट्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग, ये रेंट की डेफिनेशन में है, इसका मतलब इसका हेड ऑफ इनकम प्रॉपर्टी इनकम होगा। दूसरी जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे वो ये कि फिर बिलाखिर उसने प्लॉट बेच भी दिया है, और वो 49 मिलियन का बेचा है। ठीक है जी। और ये जो प्लॉट है तो इसका मतलब कंसिडरेशन 49 मिलियन हो जाएगी। और चूंकि ये इसी साल में बिका है, जो हमारा टैक्स ईयर 2024 है, तो हमें इसके कैपिटल गेन्स वर्कआउट इसी साल में करने चाहिए हैं। जो प्लॉट है इसको मिला कैसे था? इसको मिला था इसके फादर की तरफ से और थ्रू इनहेरिटेंस। इसके इनहेरिटेंस के टाइम पे वैल्यू 40 मिलियन थी, लेकिन इसके फादर ने ये खरीदा था 39 मिलियन। ना अब यहाँ पे आपको ये डिसाइड करना होगा कि क्या एक प्लॉट जब फादर ने खरीदा, उसके बाद वो फौत हो गए और फिर इनहेरिटेंस में मिला मिस्टर हारिस को, और फिर मिस्टर हारिस अब इसको सेल कर रहा है, तो वी आर एक्चुअली एट दिस पॉइंट। तो जब इसको मिला है उस वक्त की वैल्यू ली जाए, या जब फादर ने खरीदा है तो उस वक्त की वैल्यू ली जाए। यहाँ पे थोड़ा सा एक जो कंफ्यूजिंग पॉइंट हो सकता है वो ये कि इनहेरिटेंस के वक्त जो फेयर मार्केट वैल्यू है, वो वैसे तो टैक्स लॉ ये कहता है कि आप इनहेरिटेंस के वक्त की फेयर मार्केट वैल्यू लें, लेकिन ये सारी बात जहाँ लिखी है वो सेक्शन 79 है। सेक्शन 79 जो है वो नॉन रिकग्निशन रूल है, और जो सीए इंटर का कैफ का जो सिलेबस है उसमें सेक्शन 79 सिलेबस में नहीं है। अब अगर मैं अपने सिलेबस में से ये सेक्शन निकाल देता हूँ तो फिर मुझे वो वैल्यू लेनी पड़ेगी जो फादर के लिए कॉस्ट थी। ठीक है। तो इसलिए जो जितने का फादर ने खरीदा था वो वैल्यू हम लेंगे फॉर द पर्पसेस ऑफ आवर कैपिटल गेन कैलकुलेशन। तो सिंपली क्या होगा जी कि प्रॉपर्टी इनकम 5 मिलियन होगी, और 5 मिलियन प्रॉपर्टी इनकम कौन सी होगी? जो फोर फीटेड डिपॉजिट था उसकी वजह से। और जो कैपिटल गेन्स हैं वो आप 49 मिलियन में से 39 मिलियन माइनस कर देंगे, ये जो फादर की कॉस्ट थी, इससे कैपिटल गेन्स आ जाएंगे। ना ये जो 10 मिलियन का कैपिटल गेन है, इसके ऊपर ये चूंकि सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम है, इसके लिए टैक्स रेट अलग से टैक्स लॉ ने बताया हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि मुझे इसका टैक्स रेट मालूम होना चाहिए, और ये एग्जाम में गिवन होता है आपको। सो कैपिटल गेन्स में जो इमूवेबल्स का जो कैपिटल गेन है
उसमें ये प्लॉट ऑफ लैंड है। और इस प्लॉट ऑफ लैंड का जो होल्डिंग पीरियड हम देखें तो वो 6 साल से ज़्यादा बनता है, तो इसलिए 0% रेट ऑफ टैक्स बनेगा। होल्डिंग पीरियड आप कैसे वर्कआउट करेंगे, वो आप वर्कआउट कर लें कि ये इसके फादर मतलब जब इसने बेचा उससे पीछे कब इसके पास ये प्लॉट आया। तो ये दो 25 जून 2018 को इसके पास आया है। और जो इसकी डिस्पोजल हुई है वो 30 जून 2024 को हुई है। तो अगर आप ये टाइम इस दौरानिए को देखें तो ये 6 साल से ज़्यादा बनता है। तो इसका नतीजा ये होगा कि इसके ऊपर जो रेट ऑफ टैक्स लगेगा दैट विल बी 0%। सो हमारी इस में जो जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो हमने एवेल्यूएट कर ली है। तो अब हम इसको अपने उसमें ले जाते हैं अपने मेन आंसर फॉर्मेट में। सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में हम 10 मिलियन लिख देंगे जो कैपिटल गेन है और इसके ऊपर टैक्स 0 होगा। जबकि प्रॉपर्टी इनकम चूंकि ये सेपरेट ब्लॉक इनकम नहीं है, ये नॉर्मल इनकम है, तो इसको नॉर्मल इनकम के खाने में ही लिखेंगे। और नॉर्मल इनकम्स में सारी इनकम्स को जमा करके फिर टैक्सेबल इनकम बनाई जाती है और फिर उसके ऊपर रेट ऑफ टैक्स जो भी सैलरीड या नॉन सैलरीड पर्सन का हो वो लगाया जाता है। सेकंड सिचुएशन देखते हैं। सेकंड सिचुएशन में हारिस ने एक मशीन डिस्कार्ड की है और ये मशीन चाइना से इंपोर्ट की गई थी। इसकी वैल्यू 1 मिलियन बताई हुई है सवाल में। और ये मशीन जो थी ये डैमेज हो गई थी शिपमेंट के दौरान ही, और इसलिए आपके लिए इस्तेमाल के काबिल नहीं रही, तभी आपने इसको डिस्कार्ड भी कर दिया है। अब शिपिंग कंपनी ने इनको कुछ डैमेजेस अदा किए हैं और डैमेजेस अदा कर दिए, लेकिन ख़राब मशीन तो इनके पास ही है। उस मशीन की वैल्यू इन्होंने बताया कि 2 लाख रुपए है। कुछ डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस भी इंकर करने पड़े हैं। नाउ हम सबसे पहले तो ये देखते हैं कि क्या ये मशीन मेरे कारोबार में इस्तेमाल हुई, क्योंकि कारोबार में अगर इस्तेमाल होगी तो तभी मैं इसको एक स्टेटस दे पाऊंगा। और वो स्टेटस कौन सा स्टेटस है, वो स्टेटस है डेप्रिसिएबल एसेट का। सो डेप्रिसिएबल एसेट हमारा वो एसेट होता है, इसकी डेफिनेशन टैक्स लॉ ने ये बताई हुई है कि जो इस्तेमाल होता हो बिजनेस इनकम डिराइव करने के लिए। अब कारोबार में तो ये यूज़ ही नहीं हुआ, इसका मतलब ये डेप्रिसिएबल एसेट तो नहीं है। अगर डेप्रिसिएबल एसेट नहीं है तो फिर कौन सा एसेट है, तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि कैपिटल एसेट की डेफिनेशन क्या है। सो कैपिटल एसेट ने डेप्रिसिएबल एसेट्स को निकाला, एक्सक्लूड किया हुआ है। ठीक है जी। तो जो एक्सक्लूजन्स हैं उसमें हम देख लेते हैं कि क्या एक्सक्लूजन्स में कहीं पे ये फॉल करता है। सो स्टॉक एंड ट्रेड भी ये नहीं है, डेप्सिबल एसेट भी नहीं है, इंटेंजिबल भी नहीं है, मूवेबल प्रॉपर्टी है फॉर पर्सनल और बिजनेस फॉर पर्सनल यूज ये भी नहीं है। तो एक्सक्लूजन में नहीं आता। जब किसी भी एक्सक्लूजन में नहीं आ रहा तो फिर इसका मतलब ये है कि मैं इसको स्टेटस दूंगा कैपिटल एसेट का, ये अब डेप्रिसिएबल एसेट नहीं है। अब ये जब डिसाइड हो गया कि ये कैपिटल एसेट है, तो फिर हमें इसके ऊपर गेन और लॉस वर्कआउट करना है और उसके लिए हम कंसिडरेशन में से माइनस करेंगे अपनी कॉस्ट। सो कॉस्ट जो है वो उसका मामला तो बड़ा क्लियर है। वो बताया हुआ है कि कितनी कॉस्ट का है ये मशीनरी। कंसिडरेशन से मुतालिक कुछ चीज़ें आपको ज़हन में रखनी होंगी। और कंसिडरेशन से मुतालिक जो प्रोविजंस हैं लॉ की, वो हमने बिजनेस के हेड ऑफ इनकम में पढ़ी हैं। और मैंने आपको उस वक्त भी ये पॉइंट एक्सप्लेन किया था कि कंसिडरेशन का जो टॉपिक है उसमें आपको जितनी प्रोविजंस, ये जैसे यहाँ सेक्शन 75 की प्रोविजंस हैं, इसी तरह आगे सेक्शन 77 की प्रोविजन है, 77 77। तो ये जितने सेक्शन 77 75 77 की जो प्रोविजंस हैं और जो सेक्शन 75 की प्रोविजंस हैं, ये सारी की सारी कैपिटल एसेट के लिए भी हैं और डेप्रिसिएबल एसेट के लिए भी हैं। लेकिन जो सेक्शन 22 की प्रोविजंस हैं ये सिर्फ और सिर्फ डेप्रिसिएबल एसेट के लिए हैं। तो अब ये हमारा कैपिटल एसेट है और हमें यहाँ से ये प्रोविजन बोरो करनी पड़ेगी। और इसमें हमने ये पढ़ा है कि जो इंश्योरेंस क्लेम आपको मिलता है या अगर आपको कोई सेटलमेंट या डैमेजेस के पैसे मिलते हैं तो वो भी कंसिडरेशन का पार्ट होते हैं। तो आपको ये जो कंपनसेशन मिली है शिपिंग कंपनी की तरफ से ये कंसिडरेशन का पार्ट होगी। और फिर उसके बाद आपने, चूंकि अब आपकी ये डिस्कार्डेड मशीन है, तो डिस्कार्डेड मशीन ये जो है हमने ये डिस्पोजल की डेफिनेशन में पढ़ा था कि अगर कोई एसेट जो है वो क्या हो जाए, वो डिस्कार्ड हो जाए और सीज टू बी यूज हो, तो फिर वो डिस्पोजल की डेफिनेशन में आता है। ठीक है जी। सो इन प्रोविजन ऑफ लॉ को जब आप देखेंगे तो आपको ये समझ आएगी कि ये एक कैपिटल एसेट है जो कि डिस्पोज ऑफ हो चुका है। सेक्शन 75 की प्रोविजंस कैपिटल एसेट के लिए भी हैं। तो ये डिस्कार्डेड एसेट है, तो इसका मतलब टैक्स लॉ की नज़र में ये डिस्पोज ऑफ हो चुका है और मुझे इसके ऊपर कॉस्ट और कंसिडरेशन के फ़र्क से कैपिटल गेन वर्कआउट करना है। तो जो कंसिडरेशन है वो तो हम बना लेंगे जो हमें डैमेजेस मिले उससे।
और जो हमारे पास इसको चूंकि अभी हमने बेचा तो है नहीं, है तो हमारे पास ही पड़ा हुआ सवाल के डाटे के मुताबिक। तो इसका मतलब जो हमें अमाउंट रिसीव होनी है या कोई फेयर मार्केट वैल्यू मिलनी है कंसिडरेशन जो इन काइंड की, वो तो हमारे पास जीरो है इस वक्त। लेकिन हमारे पास फेयर मार्केट वैल्यू एट टाइम ऑफ डिस्पोजल ये हमें बताई गई है। ठीक है जी, सो वो 2 लाख रुपए बताई हुई है सवाल में, तो हम 2 लाख को जब जीरो से कंपेयर करेंगे तो हायर वैल्यू 2 लाख बनेगी। तो इसका मतलब कंसिडरेशन में दो चीज़ें आ जाएंगी, एक उसकी कंपनसेशन और दूसरा उसकी फेयर मार्केट वैल्यू। सो यहाँ पे अब अगर मैं कंसिडरेशन बनाना चाहूँगा तो कंसिडरेशन जो है उसमें दो चीज़ें आ जाएंगी, 2 लाख रुपए और 8.5 लाख रुपए। 8.5 लाख रुपए वो डैमेजेस की अमाउंट है, और 2 लाख रुपए जो है वो अमाउंट है जो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू बताई गई है। तो ये कंसिडरेशन की अमाउंट फाइनल हो गई। जो कॉस्ट है इसकी वो तो सिंपली 1 मिलियन है जो स्ट्रेट वे बताई हुई है, और 25,000 जो डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस हैं। तो ये हमारी कॉस्ट के अमाउंट्स फिगर जो है वो कंप्लीट हो गई। अब हम यहाँ से कैपिटल गेन वर्कआउट कर सकते हैं जो कि 25,000 बनेगा। और ये जो कैपिटल गेन है इसकी हमारी टैक्स कैलकुलेशन में जगह कहाँ पे होगी? क्या मैं इसको सेपरेट ब्लॉक में लिखूँ या मैं इधर लिखूँ? सेपरेट ब्लॉक में अगेन याद रखें कि सिर्फ दो ही चीज़ें आनी है, या सिक्योरिटी का कैपिटल गेन या इमूवेबल। इसका मतलब इस 25,000 का डेस्टिनेशन मेरी नॉर्मल इनकम है, और मैं इसको कैपिटल गेन्स के सामने लिखूंगा। इसको मैं बिजनेस इनकम में नहीं लिखूंगा क्योंकि ये डेप्रिसिएबल एसेट नहीं है। सो इसको यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। 25,000 हमारे पास कैपिटल गेन्स में आ गया। नेक्स्ट प्रोविजन इज अबाउट शेयर्स ऑफ इंटरवुड प्राइवेट लिमिटेड। सो इट्स अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो अपने कैपिटल एस का कैपिटल गेन्स के टॉपिक में आप सिक्योरिटीज का डेफिनेशन देखें तो आपको पता चलेगा कि शेयर ऑफ पब्लिक कंपनी जो होता है वो माना जाता है सिक्योरिटी, और अगर प्राइवेट कंपनी का शेयर है तो वो सिक्योरिटी नहीं है। इसका मतलब ये सिक्योरिटी तो नहीं है। अगर ये सिक्योरिटी नहीं है तो फिर इसका मतलब इसका जो भी गेन और लॉस होगा वो नॉर्मल कैपिटल गेन होगा या कैपिटल लॉस होगा। अब इन्होंने इसके जो 10,000 शेयर इन्होंने बेचे हैं इसकी कंसिडरेशन बता दी है 3 लाख रुपए। और उसके बाद इन्होंने बताया है कि ये खरीदे थे 5,000 शेयर 18 के हिसाब से, और 5,000 शेयर्स इन्होंने बोनस शेयर्स इनको मिले हैं। और बोनस शेयर्स जब मिले थे उस वक्त शेयर्स की जो वैल्यू है वो भी बताई हुई है 22 पर शेयर उस वक्त वैल्यू थी। ठीक है, सो बोनस शेयर्स का जो टॉपिक है उस यानी जो 10,000 शेयर्स में से 5,000 शेयर्स जो है इसका मामला तो सिंपल है कि 18 रुपए के आपने खरीदे थे। और बोनस शेयर्स जो हैं वो टैक्स लॉ ये कहता है कि जब आप बोनस शेयर्स को डिस्पोज ऑफ करेंगे तो फिर क्या होगा, वो हमने बोनस शेयर्स वाले एरिया में डिस्कस किया हुआ है कि बोनस शेयर्स के केस में आपकी जो भी बुक वैल्यू होगी एट द टाइम ऑफ बुक क्लोजर, यानी जो शेयर प्राइस होगी और वो शेयर प्राइस किस वक्त की होगी? वो एट द टाइम ऑफ शेयर वैल्यू एट द टाइम ऑफ बुक क्लोजर। ठीक है, सो बुक क्लोजर के वक्त की जो शेयर वैल्यू है, डे एंड प्राइस है, वो कंसिडर की जाएगी कॉस्ट। ठीक है, सो जो 22 रुपये होगा वो इसकी कॉस्ट माना जाएगा। और कुछ इंसिडेंटल चार्जेस भी बताए हुए हैं 10,000, ये भी इसकी कॉस्ट का पार्ट बनेंगे। सो हम इसके ऊपर गेन वर्कआउट करने के लिए पहले कंसिडरेशन लिख लेते हैं जो कि 3 लाख बताई गई है। मैंने 5,000 शेयर्स के दरमियान इसको अलहदा कर दिया है। और कॉस्ट जो है वो 5,000 शेयर्स की 18 रुपये के हिसाब से है जो यहाँ पे दी हुई है हमें स्ट्रेट वे, और बाकी 5,000 की 22 रुपये के हिसाब से जो गेन यहाँ पे दी हुई है स्ट्रेट वे। और हम इससे वर्कआउट कर लेंगे कि हमारी कॉस्ट कितनी बनती है। सो जब हम ये कॉस्ट वर्कआउट कर लेंगे तो इसमें कुछ इंसिडेंटल चार्जेस भी बताए हुए हैं वो भी हम माइनस कर देंगे, तो हमारे पास कैपिटल गेन्स आ जाएंगे। सो कैपिटल गेन्स 90,000 बनते हैं। और ये याद रहे कि ये सिक्योरिटी नहीं है। तो इसका मतलब इस 90,000 का जो डेस्टिनेशन होगा वो अब सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम नहीं होगा, बल्कि नॉर्मल इनकम में कैपिटल गेन्स में ये 90,000 रुपये हम जमा कर लेंगे। सो दैट्स हाउ इट विल बी एडेड टू माई कैपिटल गेन्स। नेक्स्ट आइटम इज अगेन 10,000 शेयर्स जो कि पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड के हैं, और ये एक लिस्टेड कंपनी है। इसका मतलब ये सिक्योरिटी की डेफिनेशन में आ जाता है क्योंकि हमने ये पढ़ा हुआ है कि कैपिटल गेन्स जो सिक्योरिटीज़ के हैं वो उसमें पब्लिक कंपनी का शेयर जो है वो शामिल है। और पब्लिक कंपनी का जो डेफिनेशन है वो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स के चैप्टर में पढ़ा था कि पब्लिक कंपनी जो है वो कौन सी होती है कि जिसके शेयर स्टॉक एक्सचेंज
पे ट्रेड हों, लिस्टेड कंपनी को कहते हैं। ठीक है जी। तो इसका मतलब यहाँ से पता चला कि ये तो सिक्योरिटी होगी। अब गेन कितना बनेगा? इन्होंने 3 लाख रुपए के बेचे हैं शेयर और परचेज किए थे 2 लाख रुपए के, और ब्रोकरेज वगैरह जो है वो 1500 है। तो कहानी कुछ आसान ही है कि आप कंसिडरेशन में से माइनस कर दें कॉस्ट और जो भी इंसिडेंटल चार्जेस दिए हुए हैं, तो बाकी आपके पास कैपिटल गेन आ जाएगा 98,500। बट दिस इज़ अ सिक्योरिटी। अगर ये सिक्योरिटी है तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि आपको देखना होगा कि सिक्योरिटी के ऊपर टैक्स रेट अलग, क्योंकि सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम है, तो सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम के लिए टैक्स रेट्स भी अलग से हैं। सो वो टैक्स रेट्स आपको एग्जाम में गिवन होते हैं, यहाँ से आप फाइंड आउट करेंगे। सो अब आप यहाँ से देखें कि ये कब खरीदा था और कब बेचा। 1 मार्च 2024 को इन्होंने बेचा है शेयर, ठीक है, ये शुरू में बताया हुआ है। और इन्होंने खरीदे कब थे? 1 जुलाई 2023 को। इसका मतलब ये है कि ये 1 साल से भी कम ड्यूरेशन बनता है। जो होल्डिंग पीरियड जो यहाँ पे बन रहा है, दैट इज लेस देन 1 ईयर। अगर 1 साल से कम होल्डिंग पीरियड है तो फिर उसके लिए टैक्स रेट क्या होगा? सो ये हमारा फर्स्ट जो रो है इसी में ये फॉल कर जाएगा। 15% का टैक्स रेट इसके ऊपर लगेगा। ठीक है। सो 15% से जो हम इसके ऊपर टैक्स वर्कआउट करेंगे तो ये 14,775 रुपये बन जाएगा। सो अब इन दोनों फिगर्स की, यानी कैपिटल गेन की और इस टैक्स की, हमारी फाइनल वर्किंग जो बनेगी उसमें प्लेस कहाँ पे होगी? सो डेफिनेटली ये दोनों सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम के आइटम्स हैं, और सेपरेट ब्लॉक में ऑलरेडी एक आइटम पड़ा हुआ है इमूवेबल। सो ये ना तो ये इनकम इसमें जमा होगी और ना ही ये टैक्स इसमें जमा होगा, ये अलग अलग ही रहेंगे, ये सेपरेट ही रहते हैं। ठीक है। सो ये इसके लिए हम थोड़ी सी ये जो सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम का जो कॉलम है इसमें जगह अलग बना लेते हैं, क्योंकि इसने ऐड अप तो नहीं होना है, और हम इसको अलग से मेंशन कर लेंगे। नेक्स्ट आइटम इज पर्सनल कार, जो इसने बेची है 15 लाख रुपए की, और इसने खरीदी थी 12 लाख रुपए की। तो अपेरेंटली तो ये लग रहा है कि 3 लाख रुपए का कोई मुनाफा हो गया है। लेकिन हमें देखना ही होगा कि जो पर्सनल व्हीकल है, क्या वो कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में आता है? सो टैक्स लॉ ने कहा है कि मूवेबल प्रॉपर्टी फॉर पर्सनल यूज जो है वो एक्सक्लूडेड है, डज नॉट इंक्लूड। तो इसका मतलब ये है कि ये तो कैपिटल एसेट ही नहीं है। तो अगर कैपिटल एसेट नहीं है तो फिर इसको कुछ, इसका गेन और लॉस कहीं पे भी हमारी इनकम में शामिल नहीं होगा। इसी तरह एक एंटीक इसने सेल किया 1,50,000 रुपए का, और ये मिला था उसको, एंटीक वॉच थी बेसिकली, और इसको गिफ्ट की थी इसकी मदर ने, और मदर ने खरीदी थी 2,50,000 की। तो पहले मदर ने खरीदा इसको, फिर उसके बाद इसने गिफ्ट किया, फिर उसके बाद इसने इसको सेल किया हारिस ने। तो अब ये हम इस पॉइंट के ऊपर हैं, तो इसका मतलब इसकी कॉस्ट क्या होगी? जितने की मदर ने खरीदी थी वो ही इसकी कॉस्ट होगी। तो 2.5 लाख रुपए इसकी कॉस्ट है, और 1.5 लाख का आपने बेचा है, तो इसका मतलब आपको नुकसान हो गया। तो अगर नुकसान हो जाए एंटीक के ऊपर, तो टैक्स लॉ ये कहता है कि एंटीक ऑल्दो एक कैपिटल एसेट है, मूवेबल प्रॉपर्टी फॉर पर्सनल यूज है, लेकिन अगर इससे कोई लॉस आएगा तो उस लॉस को रिकग्नाइज नहीं किया जाएगा, टैक्स लॉ में उसको कोई जगह नहीं दी जाएगी। So loss from this type of capital asset shall not be recognized. Next is a painting which he inherited from his father, और बेची 12,50,000 रुपए की। मार्केट वैल्यू ऑफ पेंटिंग एट टाइम ऑफ इनहेरिटेंस वो 16,50,000। फादर ने खरीदी थी 15,50,000 की। सो अगेन वही कि पहले फादर ने खरीदा, फिर फादर ने फौत होने के बाद इसको इनहेरिटेंस में मिला, फिर अब हारिस जो है खुद इसको सेल कर रहा है। सो वी आर एट दिस पॉइंट, और हमने देखना होगा कि फादर ने कितने का खरीदा। अगेन ये वाली वैल्यू हम उस वक्त लेते हैं जब डिस्पोजल जो है वो सेक्शन 79 नॉन रिकग्निशन रूल के अंडर टैक्सेबल ना बन रहा हो। अब सेक्शन 79 के झंझट में मैं इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि ये तो हमारे सिलेबस में नहीं है कैफ टू के। इसलिए जो हमारी कॉस्ट होगी वो फादर ने जितने का खरीदा वही हम कॉस्ट समझेंगे। सो कॉस्ट यहाँ पे बनेगी 15,50,000। इनहेरिटेंस के टाइम की जो वैल्यू है, दिस विल रिमेन इररेलेवेंट फॉर अस। ठीक है। प्रोवाइडेड कि हम सेक्शन 79 को इग्नोर कर दें। सेक्शन 79 की कुछ कॉम्प्लिकेशन है, वो अब उसको मैं डिस्कस करना बेफायदा है। ठीक है। सो 15,50,000 कॉस्ट है और 12,50,000 कंसिडरेशन है, तो इसका मतलब लॉस हो गया। अब पेंटिंग जो है इसका लॉस, ये अगेन उसी कैटेगरी में आता है पेंटिंग भी, कि जिन एसेट्स से जो होते तो कैपिटल एसेट हैं लेकिन लॉसेस को रिकग्नाइज नहीं किया जाता। सो इस तरह के एसेट के ऊपर लॉस को रिकग्नाइज नहीं किया जा सकता।
नेक्स्ट इज ज्वेलरी जो कि 23 लाख की इसने बेची, और ये इसकी वाइफ ने खरीदी थी, और इसकी वाइफ ने इसको गिफ्ट कर दी ऑन द सेम डेट जब खरीदी थी। तो जिस दिन इसकी वाइफ ने खरीदी उसी दिन गिफ्ट भी हो गई। ठीक है जी। और फिर इसके बाद हारिस जो है अब इसको सेल कर रहा है। अब हम इस पॉइंट के ऊपर हैं, तो हमारे लिए जो कॉस्ट है वो डेफिनेटली जो वाइफ के लिए कॉस्ट थी, तो वाइफ ने उसी दिन खरीद के उसी दिन गिफ्ट किया था। तो 13 लाख रुपए की कॉस्ट और 23 लाख रुपए का कंसिडरेशन, ये कैपिटल गेन बन रहा है। और ज्वेलरी एक ऐसा आइटम है जो कि कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में शामिल है, क्योंकि ये जो एक्सक्लूडेड आइटम्स हैं उसमें से भी एक्सक्लूड कर दिया गया, तो इसका मतलब शामिल हो गया। लेकिन अगर यहाँ पे लॉस होता तो हम उसको इग्नोर कर देते। तो यहाँ पे तो लॉस नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि हम एक कैपिटल गेन वर्कआउट करेंगे जो कि 1 मिलियन का बनेगा। और चूंकि ये सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम नहीं है, इसलिए इसकी जो डेस्टिनेशन होगी वो मेरी ये नॉर्मल इनकम वाला जो खाना है इसमें होगी। सो आई विल ऐड इट इन दिस। 1,15,000 जो पहले पड़ा हुआ है उसमें 1 मिलियन को भी ऐड कर लेते हैं। तो हमारी अब जो कैपिटल गेन्स है वो उसमें 1 मिलियन ऐड हो चुका हुआ है। नेक्स्ट इज disposed of his car for 18 लाख। कार was used for the purpose of business। तो ये बिजनेस की गाड़ी है जो सेल हो रही है, तो इसका मतलब ये एक डेप्रिसिएबल एसेट है। ठीक है जी। डेप्रिसिएबल एसेट है। और टैक्स रिटर्न ऑन वैल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर बताई हुई है 2024। तो अब हम टैक्स ईयर 2024 के अगर स्टार्ट में एक टैक्स की रिटर्न डाउन वैल्यू बताई हुई है। टैक्स की रिटर्न डाउन वैल्यू का मतलब ये होता है कि उसकी एसेट की जो कॉस्ट है उसमें से वो डेप्रिसिएशंस और इनिशियल अलाउंस माइनस किए गए हैं जो टैक्स लॉ इजाज़त देता है। तो उसको हम बोलते हैं टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू। दैट इज कॉल्ड टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू। ठीक है। सो टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू हमारे पास साल के शुरू की दी हुई है, राइट। डिस्पोजल जो है वो जब हम करेंगे तो क्या हम इस साल की डेप्रिसिएशन बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। तो उसके लिए तो आपने जो हमने बिजनेस का जो हेड ऑफ इनकम पढ़ा था उसमें हमने डेप्रिसिएशन का कानून क्या पढ़ा था जी। डेप्रिसिएशन का कानून ये था कि ईयर ऑफ डिस्पोजल में आप कोई डेप्रिसिएशन नहीं लोगे। नो डेप्रिसिएशन इन ईयर ऑफ डिस्पोजल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू साल के शुरू में थी वो ही हम माइनस करेंगे कंसिडरेशन में से। सो 18 लाख रुपए की कंसिडरेशन है और टैक्स रिटर्न ऑन वैल्यू 16 लाख रुपए है। द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 15% बताया हुआ है और एक्विजिशन रेट भी बताई हुई है। तो अब हमारे लिए रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी रेलिवेंट नहीं है। ये इन्फॉर्मेशन हमें उस वक्त चाहिए होती है जब हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना हो, तो हमने करना ही नहीं। हमें साल के शुरू की रिटर्न ऑन वैल्यू दी हुई है, हम वही माइनस कर देंगे अपनी कंसिडरेशन में से। सो 2 लाख रुपए का गेन बनेगा। लेकिन ये डेप्रिसिएबल एसेट के ऊपर है, इसलिए इसका हेड ऑफ इनकम कौन सा होगा? बिजनेस का। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि डेप्रिसिएबल एसेट जब डिस्पोज ऑफ होता है तो उसके गेन्स जो हैं उनकी डेस्टिनेशन कहाँ पे होती है? वो अब यहाँ बिजनेस के हेड ऑफ इनकम में आएगी, कैपिटल गेन्स में नहीं आएगी। तो इस 2 लाख को हम यहाँ पे लिख लेंगे जी बिजनेस के हेड ऑफ इनकम के सामने। नेक्स्ट आइटम इज कि आपने अपना डाइनिंग टेबल बेच दिया फ़हीम को 18,000 रुपये का, और आपने ख़रीदा था 15,000 रुपये का पर्सनल यूज़ के लिए। तो पर्सनल यूज़ के लिए जो एसेट है अगेन आपको जाना चाहिए, बार बार जाएं स्लाइड्स के ऊपर ताकि आपको याद हो प्रोविजंस कि कैपिटल एसेट में मूवेबल प्रॉपर्टी फॉर पर्सनल यूज़ ये एक्सक्लूड कर दिया गया है। सिर्फ ये वाले शामिल किए गए हैं। तो डाइनिंग टेबल इन इन छः में से कहीं पे भी फॉल नहीं करता है, इन छः में कहीं नहीं आता। अनटिल कि वो कोई एंटीक होता तो फिर हम कहते हैं वो, अगर एंटीक होगा तो एग्जामिनर स्पेसिफिकली बताएगा आपको। तो ये तो कैपिटल एसेट ही नहीं बनता। तो अगर ये कैपिटल एसेट ही नहीं है तो इसको इग्नोर कर दें और इससे कोई भी हम टैक्स कंप्यूटेशन या इनकम की कंप्यूटेशन नहीं बनाएंगे। उसके बाद इसने अपनी 2 पर्सनल व्हीकल्स बेच दिए। ये भी उसी तरह की चीज़ है कि ये भी मूवेबल प्रॉपर्टी फॉर पर्सनल यूज़ है और इन छः में भी फॉल नहीं करता, तो इसका मतलब ये एक्सक्लूडेड आइटम हुआ और ये कैपिटल एसेट ही नहीं है। तो जब कैपिटल एसेट ही नहीं है तो फिर इसका मतलब इसको इग्नोर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट इज के 2 स्कल्पचर्स थे जो कि इसने खरीदे थे 4,10,000 के और 4,75,000। सो इनकी कॉस्ट आपको दोनों स्कल्पचर्स की मालूम है। ठीक है, स्कल्पचर 1 और स्कल्पचर 2। उसके बाद शिफ्टिंग ऑफ हाउस के दौरान क्या हुआ कि दोनों गुम हो गए स्कल्पचर्स, ही लॉस्ट देम। अगर लॉस्ट हो जाए कोई एसेट, तो हमने ये एक चीज़ पढ़ रखी है कहाँ पे? बिजनेस के हेड ऑफ इनकम में। जब हमने पढ़ी थी डिस्पोजल का डेफिनेशन, तो डिस्पोजल में हमने कहा था कि अगर कोई एसेट जो है वो क्या हो जाए, डिस्कार्डेड हो जाए या इसी तरह लॉस्ट हो जाए, तो वो डिस्पोजल की डेफिनेशन में आता है। तो इसका मतलब ये तो डिस्पोजल हो गया। डिस्पोजल हो गया तो फौरन से कंसिडरेशन चाहिए।
कंसिडरेशन के लिए इन्होंने बताया हुआ है कि जी आपको इंश्योरेंस क्लेम मिला है। इंश्योरेंस क्लेम जो है वो 9,40,000 रुपये का है। ठीक है। अब 9,40,000 रुपये या 40,000 रुपये आपको कंसिडरेशन मिली है। तो 9,40,000 की जो कंसिडरेशन है वो इस इन दोनों के लिए अलग अलग नहीं पता, आपको इकट्ठी पता है। तो अब यहाँ पे आपको प्रॉब्लम ये होगा कि कंसिडरेशन अलहदा करनी पड़ेगी। कंसिडरेशन अलहदा करने के लिए हमने कंसिडरेशन में ही एक कानून पढ़ा है। अगेन बिजनेस के हेड ऑफ इनकम में पढ़ा है, लेकिन चूंकि ये जो सेक्शन है ये सेक्शन 77 बनता है, और सेक्शन 77 कैपिटल एसेट और डेप्सिबल एसेट दोनों के लिए है। तो यहाँ पे हमने पढ़ा ये था कि अगर दो या दो से ज़्यादा एसेट्स एक ही ट्रांजैक्शन में बेचे जाएं और उनकी कंसिडरेशन अलग से मालूम ना हो, तो आप फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ ईच एसेट एट टाइम ऑफ डिस्पोजल उसकी बेसिस पे इसको अपॉर्शन कर लें। अब एट टाइम ऑफ डिस्पोजल फेयर मार्केट वैल्यूज वो सवाल ने बता दी हैं, वो 3,60,000 है, 5,40,000 है। तो अब सिंपल करना ये होगा आपको कि पहले तो आप देखेंगे कंसिडरेशन इकट्ठी 9,40,000 ये आपको दी हुई है, ये तो एक्चुअल कंसिडरेशन है। लेकिन आपको हर स्कल्पचर की अलग अलग से मालूम नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि अब इसको अपॉर्शन करना पड़ेगा पहले, और वो हम करेंगे फेयर मार्केट वैल्यूज की बेस पे। फेयर मार्केट वैल्यू 360 और 540 आपको बताई हुई है। तो 360 और 540 की बेस पे हम इसको अपॉर्शन कर लेते हैं। यानी 9,40,000 को डिवाइड करेंगे 9 लाख से, मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो इस ये पहला पोर्शन आ जाएगा। और इसी तरह 9,40,000 को डिवाइड करेंगे 9 लाख से और मल्टीप्लाई करेंगे 540 से, तो ये वाला पोर्शन आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये आपने कंसिडरेशन को अलग-अलग कर लिया। अब जो आपने कंसिडरेशन अलग-अलग कर ली, 376 और 564, ये एक्चुअली ब्रेकअप है 940 का, और ये वो 940 एक्चुअल आपकी कंसिडरेशन है। ठीक है जी। तो ये जो आपने अलग-अलग कर लिया, अब इसमें से कॉस्ट माइनस कर लें। कॉस्ट तो स्ट्रेट वे गिवन है 4,10,000 और 4,75,000। ठीक है जी। सो यहाँ से आपको पता चलेगा कि एक स्कल्पचर पे गेन हो रहा है और एक पे लॉस। तो जब आप कंसिडरेशन में से कॉस्ट माइनस करोगे तो यहाँ पे लॉस आ जाएगा, और यहाँ कंसिडरेशन में से कॉस्ट माइनस करोगे तो गेन आ जाएगा। तो अब मैं क्या इस गेन और लॉस को सेट ऑफ कर लूँ? तो अगेन वही प्रोविजन है लॉ की जो हम कैपिटल गेन्स में बार बार रेफर कर रहे हैं, कि कुछ कैपिटल एसेट ऐसे होते हैं जिनके गेन्स को कंसिडर ही नहीं किया जाता, एंड स्कल्पचर सॉरी लॉस को कंसिडर ही नहीं किया जाता, एंड स्कल्पचर इज वन ऑफ देम। सो स्कल्पचर इज अ काइंड ऑफ कैपिटल एसेट, जिससे अगर लॉस होगा तो मैं उस लॉस को कंसिडर ही नहीं करूंगा, इग्नोर कर दूंगा। इसका मतलब ये 34,000 तो इग्नोर कर देना चाहिए, इसको कुछ भी नहीं करेंगे आप। और ये 89,000 आपका कैपिटल गेन होगा। अब इस कैपिटल गेन को कहाँ लिखना है? क्या सेपरेट ब्लॉक में? नो, क्योंकि सेपरेट ब्लॉक में सिर्फ और सिर्फ इमूवेबल और सिक्योरिटी जाएंगे। तो ये नॉर्मल जो आपकी पहले 11,15,000 रुपये पड़े हैं कैपिटल गेन्स में, आप इस 89,000 को वहाँ ले जाके उसमें जमा कर दें, तो ये आपके पास टोटल बन जाएंगे कैपिटल गेन्स। अब आप अगला काम ये करें कि सारे सिनेरियोज जब पूरे हो गए तो अब इनके टोटल कर लें। तो अब टोटल करना तो बहुत ही आसान है, इसमें कोई टैक्स लॉ की एल्गोरिदम इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखेंगे, वो ये कि आपके जितने भी सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम है, जब आपसे टोटल इनकम पूछा जाए तो टोटल इनकम ये बनता है, यानी इसके अंदर सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम के गेन्स भी शामिल हैं और नॉर्मल इनकम भी शामिल है। लेकिन जब आपसे टैक्सेबल इनकम पूछा जाएगा तो वो फिर सिर्फ ये वाली इनकम होगी। ठीक है। तो अब जो टैक्सेबल इनकम होगी वो दैट विल सिंपली बी दिस वन। ठीक है। सो ये आपकी टैक्सेबल इनकम आपने बना दी, क्योंकि डिडक्टेबल अलाउंसेस तो है नहीं सवाल में। अब इसके लिए मुझे रेट ऑफ टैक्स देखना पड़ेगा। ये डेफिनेटली सिनेरियो बनता है नॉन सैलरीड पर्सन का, क्योंकि सैलरी इनकम तो यहाँ पे है नहीं। ठीक है, सैलरी इनकम तो है नहीं। तो इसलिए मैं जो टैक्स रेट्स हैं ये आपको एग्जाम में एग्जामिनर ने दिए हुए होते हैं, इसको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ इस्तेमाल करना आना चाहिए। तो ये नॉन सैलरीड इंडिविजुअल बनता है। ठीक है जी। और इसका जो टैक्स स्लैब बनेगा 6.4 मिलियन है, तो इसका मतलब ये 7th स्लैब के मुताबिक इसको टैक्स किया जाएगा। सो आप ये टैक्स स्लैब अप्लाई करोगे एंड देयर इट इज़। सो यहाँ तक अब आपका कोई अगर क्वेश्चन होगा तो वो मैं उसको आंसर करूँगा। होपफुली हमने सारी एरियाज को डिटेल में डिस्कस कर लिया है। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।